चलो स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का, सॉरी वैदिक काल का, है ना। वैदिक काल का ये दूसरा क्लास है, मतलब क्या हो जाएगा, ये दूसरा वीडियो है। कल जो हम लोग पढ़े थे वैदिक काल में आर्यों का आगमन देखे थे, उसके बाद जो पढ़ रहे थे आर्यों का हम लोग क्या सामाजिक जीवन पढ़े थे। सामाजिक जीवन में भी 2-3 टॉपिक हो गया था, उसका समाज देखे थे। समाज के बाद वर्ण व्यवस्था पढ़ रहे थे, वर्ण व्यवस्था कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, तो वैदिक काल में जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें ऋग्वैदिक काल, इसको भी 2 भागों में बांटा गया ना। इसके अंतर्गत क्या पढ़ रहे थे, ऋग्वैदिक काल। ठीक है, और ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत जो पढ़ रहे थे हम लोग क्या, ऋग्वैदिक आर्यों का सामाजिक जीवन। ऋग्वैदिक आर्यों का क्या सामाजिक जीवन नहीं। सामाजिक जीवन के अंतर्गत हम लोग जो पढ़े थे समाज पढ़े थे। ठीक है, समाज के मुखिया को कुलप कहते थे और समाज का आधार परिवार था, ये देखे थे। ठीक है, समाज के बाद हम लोग पढ़े थे वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था पढ़ रहे थे, भी कंप्लीट नहीं हुआ है। वर्ण व्यवस्था सही लिखे, व्यवस्था। चलो बात करेंगे वर्ण व्यवस्था। ऋग्वेद के 90 मंडल में 3 वर्ण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, 90 मंडल में, लेकिन ऋग्वेद के 10वें मंडल में, किसका, ऋग्वेद के नहीं, थोड़ा सा इसको लिखाएंगे ऋग्वेद के ऋग्वेद का 10वें मंडल में, इसको ऐसे कर देगा, चारों वर्ण का उल्लेख है ये यार। का उल्लेख, ठीक है। 10वें मंडल का सूक्त पुरुष, ठीक है, सूक्त पुरुष, या पूछा जाता है एग्जाम में ऋग्वेद के कौन से मंडल में चारों वर्ण का उल्लेख है, तो क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है। चारों वर्ण का देवी उत्पत्ति सिद्धांत ऋग्वेद के कौन सा वर्ण में मिलता है, या कौन से मंडल में मिलता है, तो क्या हो जाएगा ये 10वें। तो 4 वर्ण जानते हैं हम लोग भारतीय समाज के अनुसार, ब्राह्मण। इसका कार्य वगैरह नहीं बताए थे हम, तो आपको बताए थे कि भाई ब्राह्मण, फिर दूसरा वर्ण क्या है, और तीसरा जो है, ठीक है, वैश्य हो जाएगा, और चौथा है शूद्र। ठीक है, भगवान ब्रह्मा या विराट पुरुष के मुख से कौन पैदा हुआ है, ब्राह्मण हुआ है मुख से, और जो क्षत्रिय हुआ है भुजा से हुआ है। ठीक है, और वैश्य जांग से पैदा हुआ है। ठीक है, और शूद्र कहाँ से हुआ है, पैर से हुआ है। ठीक है, और इसी में इस चारों वर्ण का कार्य भी निर्धारित किया गया है। कैसा निर्धारित किया गया है, ऋग्वेद के, हाँ ऋग्वेद के कौन से मंडल में, 10वें मंडल में इसका कार्य भी निर्धारित किया गया है। ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है भगवान ब्रह्मा का, तो क्या करेंगे, ठीक है, पूजा पाठ करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, दान दक्षिणा लेंगे। हाँ, काम करने की जरूरत नहीं इसको। ठीक है, और क्षत्रिय कहाँ से पैदा हुआ है, भुजा से, देश की रक्षा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे। ठीक है, युद्ध करेंगे। वैसे कहाँ से पैदा हुआ है, जांग से, तो क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, व्यापारी बनेंगे। शूद्र कहाँ से पैदा हुआ है, पैर से, तो ना ये तीनों वर्ण का सेवा करेंगे। कोई कौन कौन तीनों वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, यही करेंगे। कौन करेंगे, शूद्र करेंगे, या इसके अलावा मजदूरी करेंगे और कृषि करेंगे। ठीक है, मजदूरी कृषि, या तीनों वर्ण का सेवा करेंगे, का सेवा, इसके अलावा मजदूरी करेंगे, कृषि करेंगे। जो आपको भी मजदूरी कृषि कौन करते हैं, खास करके एसटी एससी ओबीसी लोग करते हैं ना, ये वही लोग हैं, मजदूरी कृषि करेंगे, खेती किसानी के काम करेंगे। ठीक है,
तो भगवान ऐसा 4 वर्ण क्या कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है, उसके कार्य को निर्धारित कर रहा है। सही है कि गलत है ये? सही है, ठीक है। बताइए, कोई सही नहीं है। भगवान ने ऐसे कोई 4 वर्ण नहीं बनाया है। ये 4 वर्ण कौन बनाया है? ये इंसान ने बनाया है, ठीक है। जो पहले के ब्राह्मण होते थे उसने बनाया है, ठीक है। और इस देखिए चारों वर्ण में किसको श्रेष्ठ दिखलाया गया है? ब्राह्मण को। भाई ब्राह्मण अपने बारे में लिखेंगे तो अपना ही श्रेष्ठ लिखेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। हम पूजा पाठ करेंगे क्योंकि कहाँ से पैदा हुआ है? मुख से पैदा हुए हैं। मैं क्या बोला, पहले का ब्राह्मण ना, पहले के ब्राह्मण व्यवस्था कुछ अलग था। चलो, इसी कारण क्या किया गया, आपको एसटी एससी ओबीसी को आरक्षण दिया जाता है। पहले क्या करते थे ब्राह्मण ना, पहले जो ब्राह्मण थे, जो शूद्र कहा जाता था, उसको पढ़ने का अधिकार नहीं देते थे, ठीक है। यदि पढ़ते थे तो उसका निंदा करते थे। यहाँ तक उसको ना उसके गांव या गली में घुसने का अलाउ नहीं था। जहाँ पर शूद्र लोग चलते थे उस गली को ब्राह्मण लोग क्या करते थे, उस गली को धुलवाते थे। हाँ, धुलवाते थे, ऐसा करते थे। और इसको तो भाई उसकी गली में चलने का अधिकार नहीं, तो इसको पढ़ने का कहाँ अधिकार देंगे? इसी कारण जब देश आज़ाद होता है तो देखता है कि भाई एसटी एससी ओबीसी का तो हालत बहुत गंभीर है, खराब है सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से बिल्कुल क्या है, पिछड़ा हुआ है। तब जाकर सरकार ने इसको मुख्य धारा में लाने के लिए क्या दिया? आरक्षण दिया था। और कई लोग बोलते हैं आरक्षण गलत है। आरक्षण कोई गलत नहीं है, आरक्षण कोई गलत नहीं है, ठीक है। यदि आपको आरक्षण के आधार पर भेदभाव किया जाता है, कई लोग करते हैं कि भाई आरक्षण के दम पर व्यक्ति क्या पाया है, नौकरी पाया है। आप इसको भी देखिए ना, एसटी एससी ओबीसी का जो सामाजिक स्तर है कितना पिछड़ा हुआ है। यदि हम ये तीनों समाज के बारे में बात करते हैं, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से बहुत आगे है ये, अभी भी आपका ना ये बहुत आगे है। इसी कारण क्या दिया जाता है? आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। कोई यदि आपके आरक्षण का विरोध करते हैं ना, तो उस व्यक्ति को बोलना बोलना कि भाई आपके ना जो जात है उसको ना मुझे दे दीजिए और मेरी जात को आप ले लीजिए। हाँ, ऐसे बोलना, फिर उसका मुंह बंद हो जाएगा। समझे इसका मतलब इन लोगों का जो स्थिति ना आर्थिक रूप से बहुत अच्छा है, इन लोग स्ट्रांग है अभी भी। चलो, ये हो गया वर्ण व्यवस्था। इसके बाद जो बात करते हैं हम लोग वर्ण व्यवस्था के बाद, चलो इसी में लिखेंगे, इसी में लिखेंगे ना ये आर्य अनार्यों को, है ना, ये आर्य अनार्यों को दास दस्यु, ठीक है, दास दस्यु और आर्य 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 और अमानुष कहते थे। अमानुष क्या कह रहे हैं बताइए? अमानुष कहते थे, ऐसा क्यों? क्योंकि जब आर्य आए थे भारत में, इसका जो बदन था ये क्या था पता है? गोरा बदन था। जो यहाँ के मूलतः भारतीय थे उसका जो बदन था काले थे, ठीक है। बड़ा बड़ा बाल रखते थे, नहाते नहीं होंगे मेरे ख्याल से उस समय, कहते थे, ठीक है। ऐसा क्यों कहा, इसको बात करेंगे। अनार्यों को क्या कहा इसने? दास दस्यु। मतलब दास मतलब तीनों का सेवक है, तो इसको क्या कहा गया? दास। मनुष्य जैसे नहीं दिखाई देता है, इस कारण इसके लिए शब्द प्रयोग हुआ का अमानुष। अमानुष मतलब मनुष्य जैसे नहीं, उसको कहा जाता है अमानुष बोलते हैं। उस समय ऐसा करके पुकारते थे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद ऋग्वेद में, ठीक है, अनार्यो, ठीक है, या इसी को ब्रैकेट में क्या करेंगे? शूद्रो, नहीं, शूद्र मतलब यही अनार्यो या शूद्रों के लिए शब्द, कुछ शब्द मिलता है ऋग्वेद में, ठीक है, कुछ शब्द मिलता है। देखिए कौन कौन सा मिलता है।
ये शब्द लिखा हुआ है अनार्यों के लिए। बताइए क्या लिखा है? अदेव्यु मतलब देवता को नहीं मानने वाला। हाँ, कौन नहीं मान रहा है? शूद्र। ठीक है, अदेयु। ठीक है, ये यहाँ पर लिख लेना आप लोग, देवता को नहीं मानने वाला, देवता को नहीं मानने वाला। फिर देखिए, फिर शब्द मिलता है अब्राह्मण। ठीक है, अब्राह्मण मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वेदों को नहीं मानने वाला, अब्राह्मण। फिर यहाँ पर लिखा है देवपीयू लिखा है। ठीक है, देवपीयू, इसका अर्थ हो जाएगा, मैं इसका लिख रहा हूँ क्योंकि दो एक ही है, देवताओं को ठीक है, देवताओं को अपशब्द है ना ये, सॉरी, हाँ अपशब्द है ये। देवताओं को यहाँ पर लिखना आप लोग, यहाँ पर लिखा है अशब्द ना, ये देवताओं को अशब्द कहने वाले को बोला गया, क्या बोला गया? देवपीयू। उसके बाद एक और शब्द मिलता है अजयन। ठीक है, अजयन, तो इसका मतलब हो जाएगा यज्ञ नहीं करने वाला। आदि ये शब्द मिलता है। ठीक है, यज्ञ नहीं करने वाला, अजयन। ऋग्वेद में अनार्यों के लिए शब्द का उल्लेख किया गया है। चल उसके बाद देखते हैं, इसके बाद जो देखते हैं, सामाजिक जीवन के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था क्या हो गया? कर्ममूलक। सॉरी, वर्ण व्यवस्था क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसमें एक फैक्ट और लिख लीजिए, वर्ण व्यवस्था में इस समय ना जो वर्ण व्यवस्था था, ठीक है, जन्म मूलक ना होकर कर्म मूलक था। इसका मतलब समझे आप लोग? वर्ण व्यवस्था था जन्म मूलक ना होकर कर्म मूलक था। इस समय भी यदि चाहते शूद्र लोग पढ़े लिखे होते ना और वेद पढ़ लेते तो वो भी क्या बन सकते थे? ब्राह्मण बन सकते थे इस काल में। ठीक है, अभी अभी वर्तमान में आपका वर्ण व्यवस्था क्या है? जन्म मूलक है। ब्राह्मण के पुत्र ब्राह्मण कहा जाएगा और शूद्र के पुत्र को क्या कहा जाएगा? शूद्र। पहले ऐसा नहीं चलता था, कोई व्यक्ति ना अपने दम पर या अपनी शक्ति पर वो क्या बन सकता था? ब्राह्मण बन सकता था, क्षत्रिय बन सकता था। तो लिखना यहाँ पर, इस काल में लिखे, इस काल में वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जन्ममूलक ना होकर, जन्ममूलक ना होकर कर्ममूलक था। ये वाला कर्ममूलक था। ठीक है, बाद में ये उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जन्ममूलक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लिख लेना इसको। चल, वर्ण व्यवस्था के बाद जो हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वेदिक आर्यों का स्त्रियों की दशा, मतलब इस काल में। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं सामाजिक जीवन, पढ़ रहे हैं अभी, पढ़ रहे हैं ना ये सामाजिक जीवन, ऋग्वेदिक काल का सामाजिक जीवन, और इसके अंतर्गत देखेंगे स्त्रियों की दशा। कोई भी समाज का, जिस समाज में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी है या अच्छा है, वो समाज को उन्नत समझा जाता है। जैसे कि यूरोप का नाम सुने होंगे, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, वहाँ पर देखना लड़कियों को कितना फ्रीडम है, और हमारे देश में
ठीक है, शाम को घर से निकल कर देखना, शाम को क्या सुबह या दोपहर में निकल के देखना, कहाँ जा था चले। हाँ, गुपचुप खाए बर का जरूरत, घर में देख खाना भाई। और लड़का जाएंगे वो 12 बजे भी निकल जाएंगे ना, उससे नहीं पूछेंगे, जा बेटा जा शाबाश। ऐसा है। हम्म। जी जी। ठीक है। इस काल में मतलब ऋग्वेदिक काल में ना, ये यहाँ पर स्त्रियों लिखना है, स्त्रियों की दशा, दशा क्या थी ये? हाँ, बहुत अच्छी थी इस काल में। ठीक है। प्राचीन काल में ऐसा देखा जाए भारत में, प्राचीन काल में ना प्रत्येक काल में लगभग स्त्रियों की दशा अच्छी थी। मध्यकाल में स्त्रियों की दशा गिर जाती है, जब भारत में मुसलमान आते हैं तब स्त्रियों की दशा ज़्यादा गिरावट आती है। ठीक है। इन्हें फिर इसी में लिखना है, इन्हें मतलब स्त्रियों को, इन्हें ये लिखेंगे यहाँ पर, ये इन्हें शिक्षा प्राप्त कर, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। ठीक है। सामाजिक सामाजिक समारोह में भाग लेती थी। ठीक है। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, सामाजिक समारोह में भाग लेती थी इस समय की स्त्रियां। ठीक है। लेकिन इस समय एक प्रथा भी प्रचलित था, देखिए एक प्रथा प्रचलित था इस समय, कुछ प्रथा चल रहा था, जैसे कि कौन सा प्रथा, ये वाला प्रथा। क्या होता है नियोग प्रथा, बताइए। यहाँ पर नए स्टूडेंट्स हैं, नंदनी वगैरह, संचल वगैरह, कोई नहीं आए, नहीं आएंगे फिर। ठीक है। नियोग प्रथा प्रचलित था, सुनिए इसके बारे में क्या होता था। कोई स्त्री का पति, उसका मृत्यु हो गया है, ठीक है, तो एक संतान के प्राप्ति के लिए उसका विवाह देवर के साथ किया जाता था, उसके देवर के साथ, वही नियोग प्रथा है। समझ में आया होगा। ठीक है। तो इस समय ये प्रथा चलता था ये। और नियोग प्रथा से प्राप्त पुत्र को, ये प्राप्त पुत्र को क्या कहते थे, प्राप्त पुत्र को ये बोलते थे। ठीक है। क्षेत्रज बोलते थे। ऋग्वेद में लगभग 10,000 से अधिक श्लोक हैं। अब बहुत सारे श्लोक ऐसा है जो ना इस काल के स्त्री ने लिखी है, ठीक है, महिलाओं ने लिखी है। तो इस काल का जैसे कि विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है, बताइए क्या होता है, महिलाओं के लिए क्या प्रयोग होता है, यही होता है ना ये। हाँ, इस काल की विदुषी महिलाएं, देखें कौन कौन सा जो नाम मिलता है, ऐसे लिखेंगे ना, विदुषी महिलाएं या हम्म।
हाँ, कुछ प्रथा चल रहा था इस काल में, जैसे कि नियोग प्रथा प्रचलित था। ठीक है, किसको? एसी को ना, बताइए, एसी को चालू कर देते हैं। चलो, कुछ यूजीसी महिलाओं का उल्लेख है ऋग्वेद में। महिलाओं, ठीक है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है नाम, जैसे कि ये मिलता है, ये वाला महिला का विश्ववारा। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा है लोपामुद्रा। लोपामुद्रा, सिक्ता, घोस्ता, घोषा। ठीक है, इसी काल का महिला ही, सिक्ता, सिक्ता, घोषा। ठीक है, और एक और है विश्वारा, लोपामुद्रा, सिक्ता, घोषा, अपाला। ठीक है, अपाला, अपाला इस काल की महिला विदुषी थी, जिसने ऋग्वेद का भी लिखा है। ठीक है, स्त्रियों की दशा के अंतर्गत देखते हैं विवाह। ठीक है, ठीक है, अंतरजातीय विवाह होता था, लड़कियों को वर चुनने का अधिकार था इस काल में। ठीक है, बड़ा अजीब लगा क्या नंदनी? अभी भी है। ठीक है, अंतरजातीय विवाह, चलो आपको बोल रहे हैं ना, अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह होता था। स्त्रियों को, स्त्रियों को वर चुनने का अधिकार था। ठीक है, वर चुनने का अधिकार था। एक चीज़ और इसमें लिखना, इस समय पुनर्विवाह भी होता था, जैसे कि कोई लड़की, हाँ, कोई लड़की का हस्बैंड का मृत्यु हो गया तो उसका क्या होगा, पुनर्विवाह भी होता था, लेकिन बाल विवाह प्रचलित नहीं था। मतलब बहुत अच्छा था स्त्रियों की दशा, बाल विवाह प्रचलित नहीं था। अभी भी देखना, भारत में कई स्थान में, राजस्थान वगैरह पिछड़े क्षेत्र में जाइए, अभी भी वहाँ क्या होता है, बाल विवाह होता है। ठीक है, पुनर्विवाह होता था। यहाँ तक स्त्री बहुपत बहुपत्नी रख सकते थे, सॉरी, बहुपति रख सकते थे स्त्री, इतना अधिकार था। समझ रहे हो? मतलब एक स्त्री का कितने पति? ठीक है, चलो, कुछ शब्द मिलता है, विवाह से संबंधित कुछ शब्द मिलता है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिखा है अमाजू। ठीक है, अमाजू, ऐसा स्त्री जो जीवन भर विवाह नहीं करते थे उसको बोलते थे अमाजू बोलते थे। जीवन भर विवाह नहीं करने वाले स्त्री को, जो जीवन भर कुंवारी रहती थी, उस स्त्री को, जो स्त्री, ठीक है, जीवन भर विवाह नहीं करते थे उसको बोलते थे अमाजू बोलते थे। इसके अलावा देखिए एक और शब्द मिलता है, अम, ये शब्द मिलता है ना, ये लिखा है वहतु, लिखा है वहतु। कोई लड़की का विवाह हो रहा है
तो विवाह के समय कुछ उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, दहेज वगैरह। ठीक है, विवाह के समय स्त्री को दिए जाने वाले उपहार को बोलते थे वहतु बोलते थे। तो यहाँ पर लिखेंगे विवाह के समय, ठीक है, विवाह के समय या विदाई के समय भी लिख सकते हैं। विदाई के समय स्त्री को दिए जाने वाला उपहार था। ठीक है, ये तो ठीक है। इसके अलावा इस काल में बाल विवाह, सती प्रथा, वेश्यावृत्ति आदि का साक्ष्य नहीं मिलता। मतलब इस काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी, बहुत अच्छी थी। ठीक है, खास करके भारत के ना दो काल में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी। एक तो सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, महिला प्रधान समाज था, और ये भी आपका स्त्रियों की दशा क्या है यहाँ पर, बहुत अच्छी है। तो ये हो गया, विवाह हो गए। ठीक है, उसके बाद देखिए खान पान, आर्यों का खान पान क्या था, ये भी सामाजिक जीवन के अंतर्गत है ना, एक खान पान। आर्य शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। आर्य बता रहे हैं एवं मांसाहारी दोनों थे। क्या हुआ, ठीक है, इन लोग ना गाय के मांस खाते थे। ठीक है, उस समय राजनीति नहीं होता था, अभी होता है राजनीति, गाय का मांस खाकर देखें। ठीक है, अभी भी सरकार गाय की जो मांस है, मीट है ना, बहुत बड़ी संख्या में भारत सरकार इसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। और हमारा देश मांस के निर्यात में पूरे दुनिया में क्या है, प्रथम स्थान पर है। ऐसा है। इस चीज में लिखेंगे शाकाहारी और मांसाहारी तो दोनों हैं। मुख्य खाद्यान्न फसल, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य खाद्यान्न फसल का, ठीक है, वैदिक काल में क्या पढ़े, क्या पढ़े वैदिक काल में, नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या पढ़े थे, मुख्य खाद्यान्न फसल क्या पढ़े थे, गेहूं, जौ, है ना। इस काल का जो मुख्य खाद्यान्न फसल है यौ या जौ। और वैदिक काल में, ऋग्वेदिक काल में सिर्फ एक ही फसल का उल्लेख मिलता है हमें, किसका, यौ या जौ, गेहूं का ही रूप है। ठीक है, ऋग्वेद में फिर लिखेंगे, ऋग्वेद में नमक, मछली और चावल का उल्लेख नहीं है। ये चावल लिखा ना, चावल का उल्लेख नहीं है। ऐसा लगता है कि आर्य लोग इसका यूज नहीं करते थे। ठीक है, नमक, मछली और चावल का उल्लेख नहीं है। बिल्कुल खाते होंगे। ठीक है, खान पान के अंतर्गत लिखेंगे हम लोग मदिरा लिखेंगे। क्या आर्य मदिरा पीते थे कि नहीं पीते थे। इस समय दो प्रकार का मदिरा का उल्लेख है ऋग्वेद में। ठीक है, ठीक है, दो प्रकार की मदिरा का उल्लेख है। तो एक जो मदिरा है देखिए, जिसको कहा गया सूरा। ठीक है, हाँ सूरा। लोग ना देखिए ऋग्वेद में ना क्या किया है, इस सूरा जो मदिरा है इसका निंदा किया गया है, क्योंकि इसको पीकर ना लोग क्या करते थे, झगड़ा करते थे। कैसे करते थे, झगड़ा करते थे, क्योंकि ज़्यादा नशीले थे। जैसे कि भी वर्तमान में करते ना कई लोग, होली वगैरह में देखना, दिवाली वगैरह में, शादी समारोह में देखना, कई लोग ने ज़्यादा पीकर झगड़ा। ठीक है, इसका ऋग्वेद में क्या किया गया है, निंदा किया गया है। ठीक है, इस सूरा का मदिरा है ना, इसका निंदा किया गया है।
और दूसरा जो मदिरा था, फिर ये तो बहुत फेमस है, आप लोग जानते होंगे, सोमरस। ठीक है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सोमरस? बोलते हैं ना सोमरस, कैसा रस? सोमरस। आर्यों का सबसे प्रिय पदार्थ है, बता रहे, आर्यों का सबसे प्रिय पदार्थ था। ठीक है, प्रिय पदार्थ लिखना ना ये। जैसे कि आप लोग जानते होंगे ताड़ी, ताड़ी, और क्या होता है एक, जिसको ताड़ वृक्ष के कुछ रस वगैरह से बनाया जाता है ना ये, मतलब एक प्राकृतिक नेचर रूप से बनाया जाता है, वैसे ही सोमरस भी बनता है। ठीक है, सोमरस जो बनता है, ये जो मिलता था सोमरस को, कहाँ से निकालते थे इसको, देखिए निकालते कहाँ से थे, निकालते थे, कहाँ से लाते थे, हिमालय के मुज्जवंत चोटी। ठीक है, हिमालय के एक मुज्जवंत चोटी है, यहाँ से इसको लाते थे, यहाँ पर कुछ पेड़ वगैरह था, उससे निकालते थे। और इसी बारे में और लिखेंगे सोमरस। ठीक है, 9वें मंडल में 3 वर्ण का उल्लेख है और 10वें मंडल में 4 वर्ण। ठीक है, पूरा के पूरा 9वें मंडल ऋग्वेद का ना, इसको ऐसे लिखेंगे, ऋग्वेद के 9वें मंडल सोमरस को समर्पित है, सॉरी सोम देवता को समर्पित है। हाँ, ऋग्वेद के 9वें मंडल नहीं, ठीक है, सोम देवता को ही समर्पित है, इसको याद रखना। ये हो गया खान पान के अंतर्गत, मदिरा हो गया। ठीक है, आर्य मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों थे। फिर आगे चलते हैं, क्या चलेंगे, क्या देखेंगे, हो गया क्या है, नेक्स्ट करें, चलो। आर्यों का सामाजिक जीवन के अंतर्गत क्या देखेंगे, वस्त्र। आर्य वस्त्र के लिए किसका किसका यूज करते थे, आर्य सूती, ऊनी, और यहाँ तक जो जानवर के खाल होते थे ना, उसको निकाल कर पहनते थे। सूती के कपड़े पहनते थे, ऊनी के कपड़े पहनते थे, और जो जानवर के खाल होते थे, जैसे कि आप लोग देखेंगे हिरन की खाल, अच्छा कलर रहता है ना, लाइटिंग कलर में, ऊनी, सूती और जानवर की खाल से, और जानवर की खाल से कपड़ा बनाते थे। कुछ कपड़े के प्रकार भी हमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, कुछ कपड़े के प्रकार भी उल्लेख मिलता है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहला एक कपड़े के प्रकार है, जैसे कि नीवी। ठीक है, नीवी जो अंदर में पहनते हैं, उस कपड़ा को बोलते थे, या इसी को बोलते हैं अंदरूनी कपड़ा था ये। अंदरूनी कपड़ा। सेकेंड, ठीक है, ये लिखा है अधिवास लिखा है। ठीक है, अधिवास लिखा है। जैसे कि आप लोग साल जानते हो, साल, ठीक है, साल को ऊपर से ओढ़कर पहना जाता है। हाँ, ये इस टाइप का था, अधिवास ऊपर से, यहाँ पर लिखना आप लोग पहनने वाले कपड़ा नहीं,
इसको बोलते थे अधिवास, और एक देखेंगे तीसरा वास, ठीक है, वास हो जाएगा, या परिधान बोलते थे इसको, वास या इस चीज़ को बोलते हैं परिधान। जो मुख्य कपड़ा होते थे, जैसे कि हमारा मुख्य कपड़ा क्या है, शर्ट है, यही ना, ये जो शरीर के ऊपर में पहने जाते थे, जो शरीर के ऊपर हिस्सा में पहने जाते थे, उसको कहा गया वास या परिधान कहते थे, शरीर के ऊपरी भाग, मुख्य हिस्सा, शरीर के मुख्य हिस्सा, या इस चीज़ को बोल देंगे, ऐसा भी बोल सकते हैं, मुख्य वस्त्र भी बोलते हैं ना, इसी को क्या बोल देंगे, इसी को बोलते थे मुख्य वस्त्र, मुख्य वस्त्र भी बोलते हैं, ठीक है। चौथा हो जाएगा, एक लास्ट में लिखेंगे ये पगड़ी, सॉरी पगड़ी नहीं लिखेंगे, उसनी, उसनी लिखेंगे, उसनी। ये क्या था, पगड़ी था, पगड़ी मतलब तो जानते होंगे आप लोग, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पगड़ी को बोलते थे। तो इस समय का ये प्रमुख वस्त्र था ये, ठीक है। सामाजिक जीवन के अंतर्गत देखेंगे, आर्यों का आभूषण भी देखते हैं, क्या पहनते थे, क्या इन्हें सोना चांदी का ज्ञान था, लोहा वगैरह का ज्ञान था कि नहीं। इसका जो आभूषण बनते थे, सोना से बनते थे, तांबा से बनते थे, और बहुमूल्य पत्थर से बनते थे, ठीक है। इस समय ना चांदी का उल्लेख नहीं है, ऋग्वेदिक काल में चांदी का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े थे ना, उसमें चांदी का उल्लेख है कि नहीं है, चांदी का मुकुट मिला हुआ था कुणाल से, ऋग्वेदिक आर्य आभूषण बहुमूल्य पत्थर से बनाते थे, ठीक है, बनाते थे। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना, आर्यों को, ऋग्वेदिक आर्यों को चांदी का ज्ञान नहीं था, मतलब ये ऋग्वेद में कहीं भी चांदी का उल्लेख नहीं है, इसी कारण अनुमान लगाते हैं कि ऋग्वेदिक आर्यों को चांदी का ज्ञान नहीं था। चलो ये हो गया। फिर समाज के अंतर्गत लिखेंगे, मनोरंजन के साधन क्या थे, इसका क्या करते थे, मनोरंजन के साधन प्राचीन काल में क्या करते थे बताइए, मोबाइल चलाते थे, यूट्यूब, फेसबुक, ठीक है, ट्विटर, नहीं चलाते थे। चलो मनोरंजन के साधन के रूप में देखिए किसका किसका प्रयोग करते थे इन लोग, घुड़सवार करते थे, अब घुड़सवार मतलब समझ गए होंगे, घुड़सवार, ठीक है, रथ दौड़, रथ दौड़, ठीक है, नृत्य गायन, नृत्य गायन भी करते थे इन लोग। इसके अलावा नृत्य गायन, उसमें ना संगीत भी लिखना ना, नृत्य गायन संगीत इसी में आ जाएगा, संगीत। इन लोग ना एक खेल खेलते थे, कौन सा खेल, पासा, पासा नहीं, हाँ पासा जैसे होता था, उस खेल का नाम है चौपड़, हाँ चौपड़ खेल खेलते थे, ठीक है। ये सब इन लोग करते थे मनोरंजन के रूप में। चलो ये हमारा ऋग्वेदिक आर्यों का सामाजिक जीवन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। थोड़ा लंबा था सामाजिक जीवन, उसके बाद थोड़ा आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन वो छोटा छोटा रहेगा, ठीक है।
ऋग्वेदिक आर्यों का हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? नहीं हुआ है। पूजा वन नहीं आई क्या? गायब है। आप तो आई थी ना कल, आप आई थी। क्या नाम है आपका? सुमन साहू। आपका नाम क्या है? हाँ, चित्रेखा। लिखिए जल्दी जल्दी लिखिए, साथ में लिखते जाइए आप लोग। फिर ऐसे करोगे तो मेरा ही 5 मिनट समय चला जाएगा। हम्म नहीं तो उसका बात नहीं, ऊपर चला जाएगा सर। पता है, मैं ही चला जाऊंगा फिर। ठीक है, छेड़छानी करने का मतलब ये, कभी और कुछ हो गया तो फिर मैं सेटिंग करता रह जाऊंगा, समय उसी में चला जाएगा मेरा। चलो, आर्यों का आर्थिक जीवन है ना, ऋग्वेदिक आर्यों का आर्थिक जीवन। वैदिक सही लिखा मैं? ऋग्वेदिक आर्यों का आर्थिक जीवन। ठीक है। आर्य जब भारत में आए थे, अपने साथ बहुत सारे पशु लेकर आए थे। ठीक है, और उसका मुख्य व्यवसाय क्या था? हाँ, पशु चराना था। कृषि नहीं करते थे, कृषि नाम मात्र के ही करते थे। और जितना भी लड़ाई होता था वो सभी किसके लिए? गाय के लिए। हाँ, गाय के लिए ही होता था। इसी कारण ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। और इन लोग ना अपनी संपत्ति की गणना किससे करते थे? हाँ, गाय या मवेशी से करते थे। ठीक है, इसके पास यदि ना 5 जानवर है, 5 गाय है, तो मतलब 2 एकड़ खेत है। हाँ, ऐसे करते थे। 5 जानवर मतलब 2 एकड़ खेत। अब 20 जानवर तो भाई तो 10-12 एकड़ हो गया ये, है ना। इन लोग ऐसे करते थे। जितना भी उस समय ना भूमि का कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं था, गाय का ही ज़्यादा वैल्यू था। और गाय से ही क्या होता था? लेन देन होता था उस समय। हाँ, गाय से ही लेन देन होते थे इस समय। चल इसको थोड़ा से बोल रहे ना इस समय। आर्यों का, आर्य आर्य लिखना ना इस समय। आर्य कबीले, ठीक है, कहाँ निवास करते थे आर्य? कबीले। हाँ, कबीले। अब कबीले क्या होता है? कबीले या ब्रैकेट में लिखना जन। ठीक है, जन मतलब छोटे छोटे घर के समूह को क्या बोलते थे? कबीले बोलते थे, है ना ये। ठीक है, कबीले या जन में निवास करते थे। आर्य, आर्य पशुपालन, कृषि और नाम मात्र व्यापार व वाणिज्य, है ना, व्यापार या वाणिज्य भी करते थे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऋग्वेदिक आर्यों का आर्थिक जीवन में पशुपालन पहले देखेंगे। ठीक है, पशुपालन। ठीक है, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था ये। हाँ, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था ये। मुख्य ये हो जाएगा। मुख्य व्यवसाय था।
अपनी अपनी संपत्ति का गणना इससे करते थे ना। ये उस समय पशु को इन लोग क्या बोलते थे, देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ, रई बोलते थे। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, ये अपने संपत्ति की गणना, हाँ, रई या मवेशी से करते थे। जितना भी लड़ाई होता था पशुओं के लिए होता था। ठीक है, फिर लिखेंगे। अच्छा, इसका ये भी लिख लीजिए, प्रमुख पशु क्या था। आर्यों का सबसे प्रमुख पशु, आर्यों का प्रमुख पशु। ठीक है, तो एक क्रम से है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सबसे प्रमुख पशु इसका गाय था। हाँ, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु गाय था, और दूसरा क्या था, देखिए आर्यों का जो जीवन था वो भ्रमणशील था। पशु चारण के कारण इन लोग एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे। ठीक है, और जो भी लड़ाई होती थी किसके लिए होते थे, मतलब गाय के लिए। अधिकतर क्या करते थे, गाय चराते थे। ठीक है, और लड़ाई करने के लिए कौन सा जानवर की आवश्यकता पड़ता है, बताइए, घोड़ा। घोड़ा इसका दूसरा महत्वपूर्ण जानवर था आर्यों का। पहला गाय था, और गाय के लिए ऋग्वेद में एक शब्द मिलता है, मैं बताया आपको, क्या बताया था, अघन्या। अघन्या कहा गया गाय के लिए। अघन्या मतलब जो मारने योग्य ना हो उसको बोलते हैं अघन्या बोलते हैं। और गाय का प्रयोग, मतलब गाय शब्द का उपयोग, सॉरी, गाय शब्द का जो ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है, कितनी बार किया गया है, 176 बार उल्लेख है इसका, गाय का। ठीक है, गाय का 176 बार उल्लेख मिलता है। इसके अलावा और कुछ अन्य पशु मिलता है, उसका नाम लिख लीजिए, जैसे कि अन्य पशु का मैं नाम लिख रहा हूँ, अजा। ठीक है, अजा, अन्य पशु लिखूंगा ना, अन्य पशु करके, अजा किसको बोलते थे, अजा। अभी ये जो था, ठीक है, भेड़ था, अभी, अजा, अभी। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्रमुख पशु। फिर लिखेंगे हम लोग, चलो इसको कंप्लीट करते हैं ना। इस काल में इस काल में जितना भी लड़ाई होता था गाय के लिए। ठीक है, लड़ाई के लिए कुछ शब्द मिलता है इस काल में, लड़ाई के लिए, जैसे कि ये शब्द मिलता है लड़ाई के लिए, गनवेंशन। ठीक है, गनवेंशन, लड़ाई के लिए शब्द। इसको एपी के एग्जाम में पूछा भी गया था, ऋग्वेद काल में गनवेंशन शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है, तो जो गाय के लिए आपस में लड़ाई होती थी उस शब्द के लिए किया गया था। एक शब्द और मिलता है लड़ाई के लिए इसी में, ठीक है, एक शब्द और इसी में और लिखना, गविष्ठ लिखना। हाँ, गविष्ठ, एक गाय के लिए आपस में होने वाला लड़ाई क्या था, हाँ, गनवेंशन या गविष्ठ शब्द। ठीक है, बाकी कल देखेंगे, फिर समय भी हो गया है।